नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 100 दिनों में क्या ही हो सकता है या 100 दिनों में क्या नहीं हो सकता है, दोनों में फर्क मानसिकता का है, निश्चय का है। 100 दिनों में होने और ना होने में फर्क संकल्प का है और सिद्धांतों के प्रति समर्पण का है। फर्क वादों को पूरा करने के इरादे का है। सरकार की सूरत बदली पर जनसेवा का भाव बना रहा। 100 दिनों बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जन सरोकार के काम को डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ाने को समर्पित होने का दावा कर रही है। मजबूत आधार पर तेज रफ्तार से नया बिहार गढ़ा जा रहा है। 100 दिनों में दावा है तेजी से सकारात्मक बदलाव का, हर विभाग में बेहतर काम होने का, चाहे आधारभूत ढांचे के निर्माण का हो या नए बिहार की जरूरतों के सामान का हो, भ्रष्टाचार पर वार हो हो, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो या सहयोग शिविर के माध्यम से जनता की समस्याओं का 30 दिनों में समाधान हो। 100 दिनों की उपलब्धियों की लंबी लिस्ट तैयार है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार तैयार है बंद मिलों को चालू करने के लिए, निवेशकों के रेड कारपेट स्वागत के लिए। लैंड बैंक से बड़े निवेशकों को लुभाया जा रहा तो बैंक लोन की प्रक्रिया आसान बनाते हुए सरकारी सहयोग के साथ नए नए उद्यमी को आगे बढ़ने का उत्साह भी दिया जा रहा है। पर्यटन की संभावनाओं पर काम हो रहा तो हॉस्पिटैलिटी की सुविधाओं में सुधार भी हो रहा। दावा है कि एनडीए की सरकार का चेहरा बदला है और अब लोग बिहार को बदलता, बेहतर होता देख रहे हैं। और 100 दिनों की ये तो सिर्फ झांकी है। नया बिहार नए रूप में, नए स्वरूप में सम्राट सरकार के नेतृत्व में सामने आना बाकी है। लेकिन विपक्ष को बिहार में बहार नहीं, हाहाकार दिख रहा है। सरकार की रफ्तार नहीं, समस्याओं का अंबार दिख रहा है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे, 100 दिन की सम्राट सरकार कितना आगे बढ़ा बिहार? जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पक्ष रखने के लिए चंदन सिंह जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सियासी प्रतिक्रियाएं हम बाद में लेंगे क्योंकि वो अपने पक्ष का, अपने पार्टी का पक्ष ही रखेंगे। जरा रमाकांत चंदन जी से सुन लेते हैं कि इन 100 दिनों की उपलब्धियों की जो लिस्ट विधानसभा में गठबंधन के नेताओं ने पेश की है, वो लिस्ट कितनी प्रभावशाली लग रही है? रमाकांत जी। अगर हम सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्रित्व काल की बात अगर करें जी। तो यह मान के करेंगे कि यह सिर्फ 100 दिन की ही बात हो रही है। पहले क्या होता था कि जब नीतीश जी की सरकार बनती थी और हर नए वर्ष में वो पूछा जाता था कि 100 दिन में क्या विकास हो रहा है, तब उसके सपोर्ट में पहले के सरकार के क्रियाकलाप भी हुआ करते थे। लेकिन ये 100 दिन विशुद्ध जो है वो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्रित्व काल के हैं। तो अगर गौर करेंगे तो 2-3 चीजें जो काफी नोट करने वाली बात है, वो है सबसे पहला जो सम्राट चौधरी का जो मास्टर स्ट्रोक था वो था सुशासन और अपराधियों पर नियंत्रण करने की दिशा में उठाया गया कदम। एक तो था ये बुलडोजर अभियान और दूसरा था एनकाउंटर अभियान। और ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि जो भी सरकार बुलडोजर या एनकाउंटर अभियान के साथ गुजरेगा उसे काजल की कोठरी से गुजरना होगा, उसमें कुछ दाग भी लगेंगे। और नो डाउट इस 100 दिनों में मेरी जानकारी में 16 एनकाउंटर हुए हैं और सवाल सिर्फ एक एनकाउंटर पर उठे हैं और वो है भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला, जहां या तो पुलिस के अतिरेक में या कह सकते हैं कि ये पुलिस के अभिमान जाग जाने के कारण वो घटना घटी होगी। लेकिन सरकार के नियंत्रण के बाद ये आरोप भले लगते रहे हों, लेकिन अगर बाकी शेष अगर एनकाउंटर की बात करें तो एक बड़ा वर्ग जो है उसके पक्ष में खड़ा होता है। अब अगर बुलडोजर अभियान की बात करें तो इसमें हो सकता है कि मीन मेघ का कुछ उदाहरण हमारे विपक्ष के साथ ही देंगे, लेकिन मेरे पास जो 2 उदाहरण है वो ये है कि सम्राट चौधरी जी की सीढ़ियां टूटी, श्वेता गुप्ता का बाउंड्री टूटा और जो भी उस रास्ते में आए वो बिना किसी रोक टोक के, बिना व्यक्तिगत पहचान को देखे रखे वो तोड़ फोड़ के कार्य हुए हैं और ऐसी कोई बहुत ऐसी सूचना नहीं मिली है जो अनावश्यक तोड़ दी गई हो। अब अगर देखें चौथा अभियान, अगर सम्राट चौधरी जी का देखें तो वो था कि बिहार में हम आय का साधन कैसे बढ़ाएं। उसको लेकर के उन्होंने 2 अभियान चलाया।
सबसे पहला पर्यटक के क्षेत्र में और दूसरा उद्योग के क्षेत्र में। पर्यटन के क्षेत्र में इसलिए संभावना है कि बिहार के पास में आर्थिक कह सकते हैं मदद के लिए या आर्थिक खजाने को भरने के लिए अब बहुत कुछ रह नहीं गया है। तो ये इसका इस बार जो सोच आई है, खास करके जो हवाई यात्रा को लेकर के, आप अगर आकलन कर लें तो पिछले वर्ष बिहार में 8 लाख बाहर से आए थे पर्यटक। अगर ये पर्यटक केवल पटना घूम लेंगे तो बिहार के खजाने में 16,000 करोड़ होगा। लेकिन ध्यान यह रखना होगा कि सम्राट चौधरी जी ने जो प्लान बनाया है, जो डाटा बनाया है, उसका मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं, उसकी प्लानिंग का सारे कार्यक्रम हो रहे हैं कि नहीं, हम पर्यटक को रिझाने के लिए क्या क्या पहले से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि नहीं। तब हम अगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा तब हम इसके फेल्योर पर चिंता करेंगे और उस पर बात भी करेंगे और सरकार की कमियां भी निकालेंगे। लेकिन ये एक प्रारंभिक दौर है, हमें इस सरकार को शुभकामना भी देना चाहिए कि शायद ये पर्यटन उद्योग डेवलप कर जाए, सचमुच मैंने गुड लक साबित हो बिहार के लिए और इसका आर्थिक जो भंडार है वो भरा रहे। दूसरी स्थिति जो सम्राट चौधरी ने लाई है वो ये कि हम उद्योग धंधों में हम विकास करेंगे और उसके लिए बिहार का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो है कृषि क्षेत्र, जहां आप कृषि आधारित आप प्रोडक्ट पैदा करके बाजार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी है कि क्या सम्राट के सरकार ने 100 दिन के अंदर उतनी फील्डिंग की है कि हम बाजार कहाँ से लाएंगे, मैन्युफैक्चर अगर होगा, इंडस्ट्री बैठाने के कौन कौन से लोग आ रहे हैं, क्या क्या हम उनको प्रपोजल दे रहे हैं, कितनी सुविधा दे रहे हैं, इसके बाद इसका मूल्यांकन होगा और वो निश्चित रूप से उसमें एक या 2 वर्ष लगेंगे। लेकिन यह भी शुभारंभ अगर हुआ है तो इसका भी स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरा। जी जल्दी से जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं रमाकांत जी पूरी कर लीजिए अपनी बात। जी हाँ, अब देखिए एक सैटेलाइट टाउन की बात आई है। सैटेलाइट टाउन का जो बनाने की बात है वो भी कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ने की बात है और आसपास को डेवलप करने की बात है। एक भ्रम जरूर है कि इसमें कहा जा रहा था कि किसानों की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। यह तो अब खुलासा हो गया है कि जबरदस्ती भी नहीं है और शेयर भी मिलेगा। अगर सचमुच ये प्लान कामयाब हो जाता है और किसान भी इसमें मदद करते हैं और सरकार भी कोई दोहन की नीति नहीं अपनाती है तो ये भी एक ऐसा कह सकते हैं कि एक स्ट्रोक है सम्राट चौधरी जी का जो बिहार के खजाने को भर देगा। चलिए, खजाना भरने के कई उपाय हैं और कई सुझाव हैं। रमाकांत जी, आप शुभकामना देने की बात कर रहे हैं। हम शुभकामना तो देंगे ही सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले इस एनडीए सरकार को, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम चैलेंज भी करें सरकार को, क्योंकि इनसे पहले जो इनके सहयोगियों ने एक लंबी लकीर खींची है जिस पर बिहार के विकास की लंबी चर्चा होती आई है, उससे बड़ी रेखा इन्हें खींचनी है और ये चैलेंज इन्हें स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही सत्ता के चेहरे के परिवर्तन का आधार माना जा रहा है। सुनील जी, बीजेपी अब नेतृत्वकारी भूमिका में है, बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज से पार पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्या लगता है इन 100 दिनों में वो झलक देखने को मिली है जनता को कि एक बड़ी रेखा सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार खींचने को तैयार है? देखिए, हम लोगों के अंदर कोई प्रतियोगिता वाला भाव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को विकास की जिस ऊंचाई पर ले गए, है ना, उसी ऊंचाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए माननीय सम्राट चौधरी जी ने हर वो कदम बढ़ाने का काम किया है जिस कदम की नींव माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने समय में रखा था। उसमें सम्राट चौधरी जी ने और 4 चांद लगाने का ही काम किया है। आप किसी भी तरह की बात कर लें, जैसे अभी आपने देखा टाउनशिप जी, तो अब हमारा गांव भी शहरों के मुकाबले खड़े हो, वो सारी सुविधाएं गांव को भी मिले, इसलिए वो अब गांव की ओर तो बढ़े ही हैं और एक टाउनशिप डेवलप करके लोगों के रोजमर्रा को और उच्चतर स्तर पर ले जाने का प्रयास उस माध्यम से उन्होंने करने का काम किया है। आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक की घोषणा अभी आपने देखा ही, वो फास्ट ट्रैक इसी के लिए है कि अगर किसी तरह की बाधा न्याय में आती है तो उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम उस बाधा को दूर करने का काम करेंगे जी। मॉडल स्कूल अभी सबसे जो प्रचलित है वो 551 मॉडल स्कूल है। आज मॉडल स्कूल के रूप में जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने कदम बढ़ाया है, पूरा बिहार उस चीज का सराहना कर रहा है,
पूरे बिहारी उस चीज की सराहना कर रहे हैं और उनको अब लग रहा है कि शिक्षा, हमारी जो मूलभूत चीजें हैं वो अब हमारे दरवाजे तक आ चुकी है। अच्छी शिक्षा हमारे दरवाजे तक आ चुकी है और सरकार प्रण के साथ उस मॉडल स्कूल को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है जो विकसित बच्चों के लिए या जो तेज तर्रार बच्चे होने के लिए वो आवश्यक चीजें हैं। तो वो सरकार वो ऐसी सारी चीजें कर रही हैं जिसका वादा नीतीश कुमार जी ने किया था, बाद में सम्राट जी ने किया और उन सारे वादों को 100% पूरा करने के लिए सम्राट चौधरी जी की सरकार भाजपा नेतृत्व में प्रयत्नशील है और आज के तारीख में पूरा बिहार उस विकसित वातावरण का आनंद लेने के लिए पूरे तन्मय से बिहार सरकार का साथ देने के लिए कृत संकल्पित है। चलिए हम देखेंगे, वो गीत याद आ गया, लाजिम है कि हम भी देखेंगे जिस उस दिन का जो वादा किया गया है, हम भी यहीं रहेंगे, सरकार भी यहीं रहेगी अगर सरकार उन वादों को पूरा करने का इरादा प्रदर्शित करती है तो। चंदन जी, बड़ी लकीर नीतीश कुमार ने खींची है, उस लकीर को और बड़ा करने का बड़ा दायित्व बीजेपी के नेतृत्व वाली इस एनडीए सरकार ने लिया है। क्या लगता है कि वो रफ्तार है कि बिहार को उस विकास की जो गाथा नीतीश कुमार लिख कर गए हैं उसके अगले चैप्टर से रूबरू करा जाएगा? दीपक जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 3 में जो निश्चय किया था, उस विरासत को आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने संभाला है और कई मंचों पर, सार्वजनिक कई मंचों पर आदरणीय सम्राट जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं, उन्हीं के लाइन को आगे कर रहा हूं, उनकी लकीर को और लंबा कर रहा हूं। देखिए, बिहार में रोड ही नहीं, आसमान भी सुरक्षित है। आप यहां से उड़िए और कैमूर से आप गया से आप राजगीर से वाल्मीकि नगर, जहां जाना है बहुत कम खर्च में सरकार के द्वारा आप बिहार के अलग अलग जगहों का आप आनंद ले सकते हैं। देखिए, आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में अपराध पर बहुत बड़ा वार किया गया है। इसमें 16 ऐसे दुर्दांत अपराधी थे जिनको उनको वास्तविक जगह पर पहुंचाया गया है। यहाँ बिहार में आप अपराध करके नहीं रह सकते हैं, आप या तो बिहार छोड़िए या फिर नेपाल जाइए। देखिए, सबसे बड़ा चीज आज के समय में जो दीपक जी है वो सहयोग शिविर है। सहयोग शिविर में जनता के प्रतिनिधि और अधिकारी दोनों उपलब्ध हैं। इसमें आपको जनता की जो शिकायतें हैं वो तुरंत निष्पादन उसका करना है। अगर निष्पादन नहीं कीजिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी। और अभी पेंशन वितरण में इतना बड़ा काम हुआ है कि 10 तारीख से पहले डेट फिक्स हो गया। डेट फिक्स है एकदम, जितने लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में उतना पैसा चल जाना है। और ये बहुत बड़ी संख्या है, करीब 98 लाख लाभार्थी हैं, उनमें चला जाना है। आप समझ लीजिए कि सौर ऊर्जा के तरफ बिहार देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां एक लंबी लकीर खींची जा रही है। आप सब जितने लाभार्थी हैं, जो इनके घरों में रूफटॉप पे सोलर पैनल लगेगा और 125 यूनिट बिजली फ्री की व्यवस्था है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि गिनाते गिनाते दीपक जी आपका शो भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन मैं हेल्थ डिपार्टमेंट पर फोकस करना चाहूँगा कि 26 मई 2026 को आदरणीय निशांत कुमार जी इस हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालते हैं और इसमें इतना बदलाव करते हैं कि वो बिहार के हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ी लकीर खींचते हैं। इसमें आपको भ्रष्टाचार जो विभाग में फैला हुआ था या जो अनुपस्थित डॉक्टर रहते थे अपने समय में, उनका जो समय है उसमें वो हॉस्पिटल में नहीं है, इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है, चिन्हित करके। और हॉस्पिटल में सीसीटीवी का व्यवस्था किया है कि भाई पटना से ही मॉनिटर हो सके। हड़ताल का समाधान किया है। जब निशांत जी ने
कार्यभार संभाला, उसी समय पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों का एक हड़ताल का समस्या समाधान आ गया सामने, और निशान जी ने चंद घंटे में वार्ता करके उस समस्या का समाधान कर दिया। आप हृदय योजना को अगर आप देखिएगा दीपक जी, तो बहुत बड़ी ये बच्चों में एक समस्या है कि जन्म के बाद ही उनके दिल में छेद मिलता है, और जो गरीब तबका है इससे बहुत प्रभावित होता है। आदरणीय निशान जी ने इसमें पहल करते हुए और 100 बैच अहमदाबाद भेजकर इलाज करवाया। ये हजारों में इसकी संख्या है। डिजिटल और पारदर्शी तरीके से स्वास्थ्य प्रणाली में उन्होंने कार्य किया है। इसमें क्या है कि आप मेडिकल में जो आप अगर कहीं अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में, आईजीएमएस में, पीएमसीएच में या और किसी हॉस्पिटल में अगर आपको अगर बेड चाहिए तो आप डिजिटल रूप से आप कहीं भी हो आप उसको देख सकते हैं कि खाली है कि नहीं है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है। दुर्लभ इलाज पीएमसीएच में जनरली ये प्लाज्मा वगैरह जो जब लेने का जब होता है तो इसमें बहुत तकलीफ होती है जो दूर दराज से जो लोग आते हैं। तो ये जो तकनीक है इसको भी पीएमसीएच में किया जा रहा है कि जो पेशेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और कैंसर और एनीमिया का जांच यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। गंभीर बीमारी है, इसकी पहचान राज्यव्यापी रूप से इसको की जा रही है। और हर राज्य से दीपक जी लास्ट मेरा ये है कि देखिए पहले क्या होता था कि जो जिला अस्पताल है वहां से डॉक्टर क्या करते थे, कोई भी ऑपरेशन है तो तुरंत रेफर कर दिए कि चले जाइए पटना। इस पर बहुत सरकार सख्त है और निशान जी ने इस पर एकदम एक्शन लेते हुए सारा जितना इक्विपमेंट है वो जिला में ही उपलब्ध कराया है कि किसी भी मरीज को और आप कराया रेफर जा नहीं रहा कर है। सकते चलिए, हैं, बात आप आगे, वहीं हाँ, पर इलाज ठीक है, कीजिए, समुचित कीजिए और जो मरीज हैं उनको आप स्वस्थ कीजिए। तो निशान जी ने एक लंबी लकीर स्वास्थ्य विभाग में खींच दी है और ये बहुत कम समय है। सवाल रहेगा और वो सवाल हम आपसे जरूर लेंगे। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को बीमारू राज्य में के सेहत में सुधार के श्रेय के तौर पर तालियां मिलती थी और अब आप निशांत कुमार को बीमारियों के उपचार में व्यवस्था में सुधार का श्रेय दे रहे हैं और उसके लिए उन्हें तालियां मिल रही है। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए। प्रमोद जी, बिहार में बहार है, मजा आ रहा है? मैं देख रहा था अभी सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ता को सुनने का काम कर रहा था। दोनों प्रवक्ता जो है इस सरकार की 30 दिन की उपलब्धियों को बताने का काम, हाँ 100 दिन की उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे थे। लेकिन इनको बताना चाहिए था, चूंकि बिहार में 21 सालों से तो इन्हीं लोगों की सरकार है और आज जो 100 दिन की उपलब्धियां बता रहे थे तो इन्होंने बतलाया कि पिछले सरकार से मैंने क्या क्या परिवर्तन करने का काम किया। यानी कि 100 दिन पहले जो सरकार थी बिहार में उसमें कहाँ कहाँ जो है हम मेरे अंदर जो है व्यापक जो है अनियमितता थी उनको हमारे जो है नए जो मुख्यमंत्री बने हैं या नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं कहाँ कहाँ जो है काम करने का काम किया। आप समझिए कि अभी 6-7 महीना पहले जो चुनाव हुआ और चुनाव में जब इन लोगों ने जो वायदा कर ये रूटीन वर्क का जैसे जिक्र करने लगे लेकिन उन वायदों पर एक बार भी बात करने का काम नहीं किया। उन्होंने जो वायदा करने का काम किया था कि हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, आज लगभग जो है 7-8 महीना बीत गया, उस हिसाब से 10 लाख के आसपास जो है नौकरी और रोजगार बनता है, उस पर इन्होंने बातें नहीं की। नहीं, कुछ हजार में तो मिले हैं। हाँ, तो आप ठीक बोल रहे हैं। कुछ हजार में अगर इन्होंने दिया है और 10 लाख जो है मिनिमम होना चाहिए, अगर आप उसको आप देख लीजिए, आप तराजू पे तोल करके देख लीजिए। तो वैसे सरकार नहीं सुन लीजिए ना, आपको तराजू पे तोलने का उदाहरण नहीं, आप तौल करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं, हो सकता है 2-4 महीने में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो जाए तो नहीं, मैं आ रहा हूं तो आप अगर तीसरे प्रवक्ता के रूप में बोलना चाहें तो आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद चौथे के तौर पे बोलूंगा जनता की ओर से। चलिए आइए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। अभी देखिए 211 जो है डिग्री कॉलेजों के बारे में इन्होंने कहने का काम किया, वैसे कॉलेजों का निर्धारण मापदंड करने का काम किया, पढ़ाई शुरू कर देने का काम किया। न कॉलेजों के पास अपना भवन, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न शिक्षक की नियुक्ति, न एडमिशन, लेकिन पढ़ाई इन लोगों ने मतलब उल्टी दिशा से जो है ये जाने का काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल जो 551 जो मॉडल स्कूल की चर्चा करने लगे, अचानक से मॉडल स्कूल आ गया।
देखिए, अभी सम्राट चौधरी जी का एक वक्तव्य आया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि किसान जो हमारे बिहार के हैं वो अपना भूमि का दान करें और उनके नाम पर या उनके पूर्वज के नाम पर उन तमाम स्कूलों का हम जो है नामकरण करने का काम करेंगे, उन्होंने कहने का काम किया था। लेकिन पूर्व के सरकारों ने या पूर्व के समय में जो भूमिदाता ने अपने जमीन का दान करने का काम किया था और जिनके नाम पर वो नाम पे जो है वो स्कूल चल रहा था, उनके नामों को ये जो है हटाने का काम कर रहे हैं। तो आप एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, आप आज ये बात बोल रहे हैं, तो कौन जैसे किसान आपकी बातों पर विश्वास करने का काम करेगा? अभी जैसे ही सरकार में आए हैं, 100 दिन के जो गौरव गाथा में इनकी बतला देते हैं, स्टेट हाईवे पर ये टोल टैक्स लगाने का काम करेंगे। आप समझ लीजिए कि ग्रामीण इलाकों में होल्डिंग टैक्स लेंगे, जलापूर्ति टैक्स लेंगे, सफाई कर अलग से लेंगे। तो ये सारी उपलब्धियां इनके भीतर है। अपराध के मामले में आप देख लीजिए ना, अब राजधानी पटना की आप बात कर लीजिए, बगल में एक समाज सेवक ने सवाल उठाया कि यहाँ पर जो है पटना जंक्शन के दोनों छोर पर, चाहे करबिगैया हो या स्टेशन हो, दोनों छोर पर जो है सेक्स रैकेट चल रहा है और सरकार के नाक के नीचे ये सब हो रहा है और सरकार कुछ देख नहीं पा रही है। लोगों ने उसको वहां से दिन दहाड़े अपहरण करके ले जाकर के हत्या कर देने का काम किया है। आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से अपराधियों का जो है बोलबाला है और अपराधी के मन में प्रशासन का तो कहीं कोई भय ही नहीं है। वहीं पर जो है प्रशासन का जो है डिपुटेशन भी था, 100 मीटर के दायरे में था, अपहरण हो गया। उसके परिजन सीसीटीवी फुटेज से निकालते हैं, अपराधी को पकड़ते हैं। ये लोग विवाद में पड़े रहते हैं कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, ये मेरा थाना क्षेत्र नहीं है। अब परिजन जो है उसमें से अपराधी को पकड़ करके भी थाने का हवाले करने का काम किया, लेकिन इनसे जो है बंटी यादव को कहां ये लोग पकड़ के ले गए, अपहरण करके ले गए, सुराग नहीं लगा पाए। इनकी सरकार का ये रवैया है। कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा जिला सुराग लगाने में देर हुआ, लेकिन आरोपियों के जिसमें सुराख करने में पुलिस ने देर नहीं लगाई। अरे देखिए ना, ये फेक इनकाउंटर करने वाले जो लोग हैं, अब भरत तिवारी का मामला आप देख लीजिए ना। परिवार वालों से अभी मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, परिवार वाले संतुष्ट है जांच प्रक्रिया से, मुख्यमंत्री से मिलकर बाहर निकले। हम अभी 1 घंटे पहले की बात कर रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन उनके आंसू आपको दिखाई नहीं दे रहे। जो भरत तिवारी के जो फेक इनकाउंटर इन लोगों ने करने का काम किया, जो नीट की छात्रा के परिजन रोते रह गए, आज 8 महीना 9 महीना हो गया, लेकिन उनके आंसू पर एक भी आरोपी जो है गिरफ्तार तक नहीं किए गए। और जो एक किए गए थे उनको जो है लोग डिफॉल्ट बेल दिलवाने का काम किए। तय समय सीमा पर 90 दिनों के भीतर जो चार्जशीट दाखिल होना चाहिए था वो भी नहीं कर पाए। तो अपराध में तो इनका जो है चरम पर है। जैसे पहले जो एनसीआरबी का आंकड़ा था उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, बिहार नंबर 2 था। जब से सम्राट चौधरी जी बने हैं, बिहार को अपराध में नंबर 1 बनाने चले हैं। इन्होंने वायदा किया था कि हम तमाम चीनी मिलें खोलने का काम करेंगे। कितने चीनी मिल इन्होंने खोले बतला देने का आप काम करिए। अभी 2 तो अंडर प्रोसेस है, बता रहे हैं कि 2 महीने में अगर 20 साल के बाद भी जब डिस्कशन करिएगा, 20 साल गन्ने की पेराई का काम देखने को मिलेगा। मैं तो इसीलिए पहले कहा ना, ये 21 सालों से इन्हीं की सरकार है। सरकार कहीं कोई बदला नहीं है, सरकार बदला नहीं है, खाली मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। नीतीश कुमार जी को ये लोग पलायन करके दिल्ली भेज दिए। जनता दल यूनाइटेड समेत तमाम जो इनके सहयोगी दल हैं उनका यानी कि विपक्ष ये कह रहा है कि बाहर वाली कोई बात नहीं है, भगवाकरण करने सिर्फ का काम कर रहे हैं। बैनर पोस्टर पर चेहरा बदल गया है, नए बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। जो पहले हो रहा था उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता दिख रहा है। घोषणाएं, आश्वासन, दावे और वादों का बड़ा पिटारा लेकर सम्राट चौधरी जनता के बीच पहुंच गए हैं। कुछ खास सुधार नहीं हो रहा है। चलिए हम जल्दी से थोड़ी और बातचीत इस विषय पर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे और सवाल का जवाब लेंगे हम। Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can. I will remove the gap. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. I can fly above imagination. ICFI.
किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे ही मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो celebrates the release of the India story in cinemas on the 24th of July. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 100 दिन के सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज पर हम बात कर रहे हैं। हमने शुरुआत रमाकांत जी से की थी, लेकिन रमाकांत जी से हम समाप्त भी करेंगे, पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय अपनी बात के दौरान रखा था उस पर हम फिलहाल सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील जी, रमाकांत जी को आपने सुना, उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि किस तरह से खजाना भरने को लेकर उपाय किए जाएं, यानी कहीं ना कहीं विपक्ष जनता के बीच इस बात को प्रसारित करने में सही साबित हो रहा है कि खजाना खाली है, योजनाएं प्रभावित हो रही है, विकास कार्यों की गति मंद हुई है। देखिए, जब सरकार में बैठा मुखिया की मानसिकता अगर सकारात्मक है, संकल्प लेने की सच्ची शक्ति है, इरादे मजबूत हैं, ईमानदार समर्पण का भाव है और ऐसे तमाम चीजों से ओतप्रोत हमारे सरकार की मुखिया हैं। इस चीज को उन्होंने 100 दिनों में दर्शा देने का काम किया है। रह गई बात विपक्ष का जो एक ढकोसलापना है कि खजाना खाली है। भाई, खजाना खाली आप लोगों के समय में हुआ करता था, खजाना खाली नहीं होता था, खजाना की पूरी तरह से लूट हो जाती थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज खजाना में कमी हो सकती है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके प्रयास, ईमानदार प्रयास भी हो रहे हैं। अभी रमाकांत जी ही बता रहे थे, एक पर्यटन के क्षेत्र में केवल बिहार में पर्यटक के आने के का इतना बड़ा संख्या बड़ी है कि हम 16,000 करोड़ रुपए का संभावना जता रहे थे कि अगर ये उपाय हो और सही आगे बढ़े काम तो हाँ, ये संभावनाओं की बात हो रही है। हाँ। ऐसे ही संभावनाएं हर क्षेत्र में हैं। उसी संभावनाओं के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। संभावनाएं ही मनुष्य को या किसी भी सत्ता को जिंदा रखती है। पिछले सरकार को संभावनाएं खत्म कर दी थी। जनता संभावना पे वोट नहीं देगी ना, उन्हें रिजल्ट मिलेगा तब वो वोट देगी। मैं कह तो रहा हूं, मेरी जनता, बिहार की जनता संभावनाओं से परिणाम भी देखा है। 21 वर्षों में हमने जिस स्थिति में अपने बिहार को पाया था, संभावनाओं के दम पर ही विकास किया और जनता का विश्वास जीता है। ये संभावनाएं ही भविष्य का रूट तय करती है, रास्ता निर्धारित करती है। इसीलिए संभावनाएं भी हैं और अवसर भी है, और हम उस अवसर का लाभ उठा के बिहार को विकसित भी करेंगे, जनता को और आर्थिक रूप से संपन्न भी करेंगे। एक जवाब प्रमोद जी को भी दे दीजिए। आप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, शहरों को विस्तार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज में बिना भवन के पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कम से कम आज ये पढ़ाई की बात तो स्वीकार कर रहे हैं। कल तक तो ये चरवाहा विद्यालय के समर्थक थे, आज तो कम से कम मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज में पढ़ाई होने की बात तो कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए है कि विपक्ष आज इसको स्वीकार कर रहा है कि हम जिस चीज को सोच भी नहीं सकते थे, जो मेरे जहन में आ भी नहीं सकता था, आज की सरकार उसको परिवर्तित कर मूर्त रूप देने को तैयार है। समय अनुसार आप पहल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस समय जिस तरह के विद्यालय की बात होनी चाहिए थी वो भी वही कर रहे थे, लोगों के पढ़ाई लिखाई की ही बात वो भी कर रहे थे। अरे प्रमोद जी, जरा चंदन जी ने भी विस्तार से स्वास्थ्य विभाग पर फोकस रखा है, तो एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं कि इतना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन क्या इस बात का अंदाजा स्वास्थ्य मंत्री को नहीं है कि
तमाम बड़े अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक की लंबी खिंच गई है। फिर हम किस तरह की व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं जब ऑपरेशन के लिए एक महीने, डेढ़ महीने की वेटिंग लिस्ट अस्पतालों में है? तो क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए हैं? चंदन जी। देखिए दीपक जी, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ पार कर गई है। अब इसमें 7 महीने हुए हैं, आदरणीय निशांत कुमार जी ने इसको संभाला है। 20 साल नीतीश कुमार भी जोड़ के। अब इसमें जो देरी हो रही है, इसमें निशांत जी ने स्पष्ट किया है कि अगर बहुत इमरजेंसी है तो मेदांता जैसे हॉस्पिटल में भी सर्जरी होगी। तो सरकार तो इसमें एकदम निश्चित रूप से अपने जनता और मरीजों के प्रति जवाबदेह है। इसके लिए कहीं कोई ढिलाई नहीं है। और जहां तक देखिए, नहीं, इसमें कोई ढिलाई नहीं है। तो हम ये मानकर चले कि जो अभी आपने कहा था कि हम जिला स्तर पर भी अस्पतालों में हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं, वहां ढिलाई हो रही है। इसके कारण अभी भी मरीज लोग बड़े अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और वेटिंग लिस्ट को लंबा बना रहे हैं। देखिए दीपक जी, निशांत जी बहुत बड़ी लकीर खींचने के लिए स्वास्थ्य विभाग में आए हैं और ये अभी बहुत समय कम हुआ है। 4 लोगों को सस्पेंड करके कैसी बड़ी लकीर है? वो दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव ने 900 लोगों को सस्पेंड किया था। नहीं, देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में नहीं रहिएगा और अगर आप छुट्टी भी नहीं लिए हुए हैं, बहाना अगर बनाइएगा तो वो चीज नहीं चलेगी। लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जवाबदेह बनना है। और आप देखिएगा अभी समय बहुत कम हुआ है, चुनाव बहुत कम समय है जिसमें आप मूल्यांकन कर रहे हैं। आप थोड़ा समय दीजिए, आपको अभी स्थिति स्पष्ट दिख जाएगी। मतलब और दिखना, आप 21 साल में ये 100 दिन नहीं जोड़ेंगे, ये 100 दिन को अलग से रेखांकित करेंगे? नहीं, देखिए 100 दिन में तो बहुत काम हुए हैं। आप 100 दिन में बहुत काम हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में और व्यापक रूप से आपको इसमें दिखेगा कि क्या आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। जिला स्तर पे अभी ही दिख रहा है। अभी आपको 38 जिला में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था हुई है। 25 अनुमंडलों में डायलिसिस की सेवाएं का विस्तार हुआ है। और जो दवा में जो एक देरी होती थी, उसके लिए आदरणीय निशांत जी ने दवाओं की लंबे लिस्ट और लिस्ट अस्पताल में उपलब्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस तरह की शिकायतें कम हुई है या कह सकते हैं कि ना के बराबर हुई है? थोड़ा समय लगेगा। मैंने जैसे आपको नहीं, अभी और समय लगेगा। वो समय जनता ने दिया है और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि उस समय सीमा में ही सारे समस्याओं का समाधान कर देंगे। एकदम आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके स्टूडियो में मुझे निश्चिंत नहीं कीजिए, अपने बगल में बैठे प्रमोद जी को निश्चिंत कीजिए। प्रमोद जी निश्चिंत रहिए, सब कुछ हो रहा है और बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। बिहार स्वर्णिम रफ्तार से आगे बढ़ेगा और 2047 में बिहार चमकता नजर आएगा, भरोसा कर रहे हैं। देखिए, आज ही कैग का जो रिपोर्ट आया, आपको ही पता होगा, कैग ने जो है विस्तृत रूप से पूरा एकदम विधानसभा की कार्यवाही हम देख रहे थे। हाँ, बिल्कुल। उसमें सारा चीज जो है, चाहे 2023-24 हो, 2024-25 हो या पूर्व के जो समय का जो है, उसमें जो पहले 71,000 करोड़ का था, आज लगभग जो है 92-93 हजार करोड़ का मामला आया है कि इन्होंने खर्च पैसा कर दिया, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब ये नहीं दे रहे हैं। और कैग हर सत्र में, पिछला जो भी बजट सत्र था उसमें भी उसने जो रिपोर्ट दिया था, उसमें भी उन्होंने बतलाने का काम किया था कि उपयोगिता प्रमाण पत्र ये सरकार जो है नहीं दे रही है। तमाम चीजों का उसने उल्लेख करने का काम किया। उसमें भ्रष्टाचार का वैसा भी 250 करोड़ रुपया लगा दिया जाता है जहां पर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। उन्होंने 1986 का जो एक्ट था उसका विस्तृत विवरण करते हुए भी उन्होंने कहा कि जब तक अगर 80% किसी योजना का अगर 80% भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाए तो उसका टेंडर भी नहीं निकलता है। और यहां तो भूमि का अधिग्रहण ही नहीं हुआ, वहां 250 करोड़ रुपया जो है आवंटित करके बीच में पुल बना दिया गया। तो भ्रष्टाचार तो देखिए चरम पर है। रीशु श्री का मामला आपको पता है कि कैसे 22 जूनियर इंजीनियर को पैसा निकालने के लिए दूसरे विभाग से, नगर विकास विभाग से उसको 124 करोड़ रुपया निकालना था। इसलिए है क्योंकि वो पकड़ा गया। नहीं, अब सुनिए ना, आप थोड़ा सुन लीजिए ना। मैं बस जोड़ रहा हूं, आप उसमें अपनी बात रख लीजिए, मैं आपकी बात को नहीं
काट रहा हूं। हाँ। मैं वही कह रहा हूं कि सोचिए कि 22 इंजीनियर का एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादला इसलिए किया जाता है कि वहां जो अटका हुआ पैसा है उसके कंपनी का वो पैसा कैसे निकले, और 3 महीना में वो पैसा निकलता है और फिर उस विभाग से पुनः उन इंजीनियरों को वापस जो है जल संसाधन में पदस्थापन मिल जाता है। क्या यह मंत्री और मुख्यमंत्री के बिना इजाजत के यह संभव है? आप बता दीजिए। इस प्रकार का जो है ये तटबंध का जो कहीं रिपोर्ट है उसमें तटबंध का भी मामला सामने आया है, और पहले भी जिक्र हुआ है कि यहाँ तो जो है चूहे बड़े बड़े तटबंध को जो है छेद कर देते हैं और जिसमें बाढ़ की चपेट में वो सारा चीज बह जाता है। तो चूहे बिहार में मतलब जो माफिया हैं, जो इस प्रकार के कामों में लगे हुए लोग, वो इतने जो है से विजय और सम्राट हो गए हैं ना कि वो तटबंध भी तोड़ देते हैं। मतलब चूहे इतने शक्तिशाली हो गए हैं और इन चूहों पर इनका जोड़ नहीं चलता है। ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए ये सरकार और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो डींगे हाँकने का काम करते हैं, वो कैग के रिपोर्ट पर भी अपनी बातों को नहीं कह सकते हैं। ये चीज प्रदर्शित होता है। ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं लगाया हुआ है, ये कैग के रिपोर्ट में ये सरकारी कागजों को बस सदन के पटल पे रखा गया, उसका उल्लेख प्रमोद जी कर रहे हैं। प्रमोद जी, सुनील जी थोड़े उसके अलावा जो आपने डिग्री कॉलेज का इन्होंने ये नहीं, आपकी बातों पे मैंने बस जवाब मैं वही कह रहा हूं कि कम से कम पढ़ाई होने की शुरुआत। हम लोग तो सब चाहते हैं ना पढ़ाई हो, लेकिन इनका नीति आयोग कहता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। तो सीढ़ियां स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे थे, ये अभी नए जो है स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री मानने लगे, पहले नहीं मानते थे। एक बार सुन लीजिए, आ रहे सुनील जी, बस आप ही के पास आएंगे। सुनील जी आप ही के पास आएंगे। हाँ, जिनके पास में कोई दृढ़ इच्छा शक्ति स्कूटर से चारा ढोते थे, और जब उनके बारे तेजस्वी में प्रसाद यादव को मौका मिला तो 5-6 मंत्रालय खुद रख लिए। सलाह दे रहे हैं कि चलिए थोड़ा घूम करके चले आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, बस वो देख लेते हैं। और मानसून की पहली बारिश में जब एनएमसीएच जलमग्न हो जाता है, बेड जो है पानी के भीतर जो है पानी पहुंच जाता है, वहां जाने में दिक्कत होता है। ये कहते हैं कि हम जो है वहां व्यवस्था मुहैया कराने वो भी दिख रहा है और वो जल भराव वाली समस्या भी दिख रही है। सुनील जी, आप 100-200 करोड़ किस तरह से खजाने में आए इसका उल्लेख कर रहे थे। यहाँ हजारों करोड़ का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, फिर खजाने में वित्तीय अनियमितता की ये रिपोर्ट तो आएगी है ना, विपक्ष तो इसका उल्लेख करेगा ही ना। कैसे खजाना भरे हम? देखिए, हम हिसाब किताब ही ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए किसी भी विभाग को दूसरा वित्तीय सुविधा नहीं मिलती है, यह स्पष्ट है। देर जरूर होता है, ये नीति आयोग का भी नियम है। नहीं तो देर का खामियाजा लोग भुगतेंगे ना। आप आधी सड़क बनाकर रुक जाएगा काम, आधा पुल पुलिया बना के रुक जाएगा काम, अगला फंड अगला इंस्टॉलमेंट आएगा ही नहीं, फिर कैसे काम आगे बढ़ेगा? फिर कह रहा हूँ, काम सरकार को इंस्टॉलमेंट नहीं आने का प्रश्न कहाँ उठ रहा है? जब हम ईमानदारी से काम करेंगे, समय आप देखिए, सुन लीजिए, आप देखिए क्या बोल रहे हैं, ये इनका जो है यही दिक्कत है, ये सुनने का नहीं सुनील जी वो गलत नहीं है, सिर्फ समय सुन लीजिए। हाँ, समय सिर्फ सुन लीजिए। हाँ, सत्र चला और नेता प्रतिपक्ष का कोई आता पता नहीं। चलिए उनकी नहीं जरूरत है, पता नहीं, लेकिन देखिए ठीक है। चंदन जी हो गया, चंदन जी दिक्कत क्या है ना, वही दिक्कत है, दिक्कत समझ रहे हैं हम, दिक्कत। हाँ सुनील जी, दिक्कत क्या है? जैसे ही हम ईमानदारी की बात करते हैं, जैसे ही हम आप देखिए क्या है ना कि इतना चिटकी लगता है कि भाई चोर लोगों को ईमानदार पछता ही नहीं है, तो हम क्या करें? हमारी कोई गलती है? नहीं, बही खाते को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी तो है ना। बही खाता ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, बही खाता एकदम ठीक है। बही खाता ठीक करने के लिए 16 महीने का समय मिलता है। हाँ, सुन लीजिए, समय मिलता है, जवाब ले लीजिए। हाँ, और उस समय के अंदर ही हम अपनी उपयोगिता प्रमाण पत्र देते हैं। देखिए, बड़ी वित्तीय सहायता लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, सवाल है कि स्कूटर पर सांस ढोने वाले लोगों को कहां से बचेगा? वो बात नहीं है। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि अगला इंस्टॉलमेंट के बदले, एक सेकंड चंदन जी, जमीन लिखवाने वाले लोग, चंदन जी, वो बात करें, ये
ये बहाने बनाने का समय नहीं है चंदन जी, हम बहाने बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। देखिए सुनील जी जो कह रहे हैं ना, उसमें एक दिलचस्प पहलू है। सुनील जी कह रहे हैं कि जब तक हिसाब किताब दुरुस्त नहीं होगा अगला इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा। कई सालों से हिसाब किताब दुरुस्त नहीं हुआ है, इसलिए कई ऐसे काम हैं जो अधर में अटके पड़े हैं। हमारे घर के बगल में एक नाला बनना शुरू हुआ, नाला बन गया, लेकिन नाले के बाद फंड नहीं आया कि उसके बाद में सड़क की ढलाई कर दी जाए। नाला बना हुआ है और अब वो नाला ही लोगों के आवागमन का साधन है, क्योंकि उसकी दोनों ओर पानी भरा हुआ है। ये हम अपने घर की आंखों देखी भुक्त भोगी बात कह रहे हैं। तो आप बही खाता ठीक नहीं करेंगे, अगला इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, कैसे विकास को रफ्तार देंगे? मैं फिर कह रहा हूं, रफ्तार की गति तेज ही होगी। हम समयबद्ध उसका पूरा हिसाब भी देंगे और जो काम अधूरे पड़े हैं हम उसको पूरा भी करेंगे। ये सरकार का संकल्प है और इसी संकल्प पर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। चलिए, जनता रिपोर्ट कार्ड बना रही है। हम रमाकांत जी के पास चलते हैं इस चर्चा को समाप्त करने के लिए। रमाकांत जी, एक तो सरकार की नाक पर सवाल आ गया है, नाक की बात हो गई है कि 20 साल बनाम अब आगे जितना भी कार्यकाल होगा उसमें पहले से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वादे तो कई हैं जिन्हें पूरा किया जाना है, अब परफॉर्मेंस दिखाना होगा। किस तरह से संभव मान रहे हैं, ये भरोसा दिला पा रहे हैं जनता को सरकार कि हम करने को हैं तैयार? देखिए, जहां तक सम्राट चौधरी जी का सवाल है, उनके आगे तो बहुत बड़ा चेहरा नीतीश कुमार जी का है ही। और अभी तक हमने सम्राट चौधरी जी की उस उम्मीद को बताया है जिस उम्मीद में हम लोग भी अपना कहीं न कहीं विकास देखते हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि सम्राट चौधरी जी की उन उम्मीद के विरुद्ध में चुनौतियां भी हैं। और वो चुनौतियां, वो भ्रष्ट जो आपका जो अधिकारी वर्ग है जो लगातार दिख रहा है, वो आपके कह सकते हैं कि आपके उम्मीद के विरुद्ध में खड़ा है। आपको उसके बारे में सोचना होगा। जैसे अपने स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की, तो हम मैन पावर को ध्यान ही नहीं देखते हैं। हम स्कूल में छात्र शिक्षक का अनुपात नहीं देखते हैं, हम अस्पताल में डॉक्टर और मरीज का अनुपात नहीं देखते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर देते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं भी है और डॉक्टर है तो एक सामान्य इलाज हो सकता है, लेकिन अगर डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज क्या होगा? और जहां तक बड़ी बड़ी मशीनें की बात है, आप पता कर लीजिए पीएमसीएच में कि बड़ी बड़ी मशीनें कितने दिन ठीक होती है। जब तक इन अस्पतालों को दलालों से मुक्त नहीं कराया जाएगा, सम्राट चौधरी जी का सपना कि हर व्यक्ति को इलाज मिल सके और हर व्यक्ति को शिक्षा मिल सके, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। चुनौतियां बहुत है और वो चुनौतियां अपने भीतर में है। और वो नीतीश जी के बरक्स तभी खड़े होंगे जब नीतीश जी के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। और वो सबसे बड़ा सपना है छात्र और शिक्षक अनुपात और मरीज और चिकित्सक अनुपात। जी चलिए, बिहार बीमारू राज्य कहा जाता रहा है, लेकिन उस बीमारू राज्य को बहार वाला राज्य बनाया नीतीश कुमार ने। और अब नीतीश कुमार के आगे सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सामने चुनौती है कि उस बहार का एहसास हर बिहारी को कराया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि 100 दिन तो अभी हुए हैं जिसमें काफ़ी कुछ किए जाने का वादा किया गया था, उसमें से कुछ पूरा होता नजर आ रहा है, लेकिन काम की ये रफ्तार आगे बरकरार रखते हैं सम्राट चौधरी। ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से वो कैसे पार पाते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सेवक जी, चंदन सिंह जी, प्रमोद सिन्हा जी और रमाकांत चंदन जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।